नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। हम द चोल टाइगर्स अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ का सारांश देख रहे थे, जिसमें हमने देखा कि चोला टाइगर्स अपने मिशन के लिए निकल चुके हैं और गजनी की राजनीति में भी अब ट्विस्ट आने शुरू हो गए हैं। अब आगे इस कहानी में कौन-कौन से पत्ते खुलने वाले हैं, आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो और यदि आप ये चाहते हैं कि हम ये सीरीज कंटिन्यू रखें, तो अभी वीडियो को लाइक कर लें, बुकीफाई एरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। यदि आप किसी बुक की समरी चाहते हैं, तो कमेंट में हमें बताइए। हम नेक्स्ट उसी बुक की समरी लेकर आएंगे। और हाँ, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। कहानी की शुरुआत गजनी से होती है। एक अंधेरी बिना तारों वाली रात गुलाम जाग रहे थे। तभी पास की खाई में जोरदार धमाका होता है। खाई से एक धुंधली नीली रोशनी निकली। यजादे उसकी ओर बढ़ी। बिना पलके झपकाए वहां देख रही थी। बादाम के आकार की 3 बड़ी नीली आंखें उसे देख रही थीं। 2 आंखें आड़ी थीं, एक दूसरे के बगल में। तीसरी उनके ऊपर थी, लेकिन सीधी। वे सुंदर और आकर्षक थीं। इतने में यजादेह को आवाज आती है, उठो बेटा, जल्दी उठो, हमारे पास यही एक मौका है। यजादेह के पिता उसे सपने से जगाते हैं। वह देखती है कि लेबर कैंप में हलचल थी। आदमी, औरतें और बच्चे डर के मारे चीखते हुए इधर उधर भाग रहे थे। हवा में चीखें गूंज रही थीं। दरअसल कुछ लोगों ने गुलामों के कैंप के बॉडीगार्ड्स पर हमला किया था, जिसे जुंदीन-उल-दीन कहते थे। बागियों ने ताले तोड़ दिए थे और गुलामों की जंजीरें भी काट दी थी। सारे गुलाम वहां से भागने लगे, जैसे कि अगर ये मौका गवा दिया तो जिंदगी में फिर कभी वो आजाद नहीं हो पाएंगे। यजादेह भी अपने पिता के साथ वहां से भागने लगी। कैंप से बाहर निकलते हुए उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसे उसके पिता के साथ इस्माइल ने यहाँ ट्रांसफर किया था। यजादेह को अब भी हर कुछ दिनों में जब भी इस्माइल का ऑर्डर आता, उसके पास जाना पड़ता था। यजादेह को अपने हालात पर अफसोस था। वह मन में ही उन बागियों का आभार मानती है। एक आखिरी बार पीछे मुड़कर कैंप की ओर देखती है और सारे ही गुलाम अब भाग गए थे। गजनी के मुख्य महल में अफरा-तफरी मची हुई थी। महमूद ने एक जरूरी प्राइवेट मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सारे ही वहीवटी अधिकारी, ग्रांड मुफ्ती इस्माइल, बेगम कौंसरी जहां, लाहौर के राजा और मोहम्मद के प्रेमी मलिक अयाज भी थे। मीटिंग में जोरदार बहस हो रही थी। मोहम्मद इस्माइल को गुस्से से कहता है, गुलाम, बिना हथियार के गुलाम आपके गार्ड्स को कैसे हरा पाए और इस तरह भाग निकले। सुल्तान मोहम्मद ने ख्वाजा हसन को घूरा, क्या तुम्हारा इसमें कोई हाथ था, मोटे बेवकूफ। प्रधानमंत्री डरते हुए मना करने लगते हैं। इस्माइल जवाब में कहता है कि उनकी मदद किसी बाहरी व्यक्ति ने की थी। वह जंग लगी एक तलवार पेश करता है, जो कि शहर के आम गार्ड का हथियार था। इस्माइल बेगम की और शक भरी आंखों से देखते हुए कहता है, यानी कि गुलामों की मदद शहर की सरकारी मशीनरी ने की थी। हमारे बीच एक गद्दार है। तभी बेगम कौंसरी जहां उठकर शांत स्वभाव से कहती है कि यह सब बकवास है। उन जुंदीन-उल-दीन की नाकामयाबी को छुपाने की कोशिश, यह एक हिम्मत से भरा भागने का तरीका था। और रही बात इस तलवार की, तो कई सैनिक और गार्ड्स अक्सर कोठों पर जाते रहते हैं, जिससे कोई भी आसानी से उनके हथियार को चुरा सकता है। तभी मलिक अयाज बीच में बोल उठता है कि रानी आप कह रही है कि ग्रांड मुफ्ती जुटे हैं। मोहम्मद तुरंत उसे चुप करवा देता है और इस मामले से दूर रहने को कहता है। वह इस्माइल को इस मामले की जांच करने और अपने दावे साबित करने को कहता है।
बेगम कौंसरी जहां को अब मस्जिद के काम में इस्माइल की मदद करने का आदेश देता है और फिर अपने सबसे वफादार और खतरनाक बॉडीगार्ड अबू कासिम को बुलाता है। उसे उन गुलामों को ढूंढकर सभी को मार डालने का आदेश देता है। मस्जिद के सामने उनकी खोपड़ियों का पिरामिड बनाने को कहता है ताकि आगे से कोई भी गुलाम ऐसी हरकत ना करे। तभी इस्माइल मोहम्मद से यजादेह को जिंदा पकड़ने की विनती करने लगता है। सब यह देखकर चौंक जाते हैं। वह यजादेह को अपनी पर्सनल अटेंडेंट बताता है, पर हकीकत क्या थी ये सब जानते थे। दूसरी तरफ अमल स्कूनर के डेक पर खड़ी खड़ी दो लोगों को तलवार से लड़ते हुए देख रही थी। डेक पर नरसिम्हन और परमार सेना के कैप्टन दसर्न आपस में तलवार से लड़ रहे थे। नरसिम्हन ने इन दिनों में अपने बाएं हाथ से तलवारबाजी करने की बहुत प्रैक्टिस की थी। अब उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वे रियल में एक राइट हैंड पर्सन होंगे। वे दोनों तकरीबन 10 मिनट से लड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, पर नरसिम्हन आखिर में जीत जाते हैं। विजन भी उनकी शानदार तलवारबाजी देखकर हैरान रह गए। जिनका तलवार चलाने वाला हाथ पैरालाइज्ड था। सभी सैनिक तालियां बजाने लगे। नरसिम्हन ने अपनी तलवार गिरा दी और अपनी बंद बाईं मुट्ठी से जोर से अपनी छाती पर मारकर जोर से चिल्लाए, सेनानी स्कंद। बाकी सबने भी अपने हथियार हवा में उठाए और जोर से चिल्लाए, सेनानी स्कंद। स्कंद भगवान शिव और देवी पार्वती के बेटे कार्तिक का दूसरा नाम था और सेनानी का मतलब था सेनापति। स्कंद देवताओं की सेना के सेनापति थे, सबसे महान योद्धा। लगभग सभी भारतीय सैनिकों के लिए हिम्मत और बहादुरी के पल में उस महान योद्धा को याद करना सबसे स्वाभाविक था। वेलकम बैक सर, विजन ने नरसिम्हन के गले लगते हुए कहा। नरसिम्हन थक चुके थे। विजन उन्हें उनके चैम्बर में वापस ले गए और जनरल तुरंत अपने बिस्तर पर सो गए। अमल का भाई आमिर विजन को कहता है कि नरसिम्हन अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। चालुक्यों के तीर का जहर अब भी उनके शरीर में है। तीर के कुछ छोटे छोटे मेटल के टुकड़े अभी भी उनके शरीर के अंदर रह गए हैं। शायद उन्हें धीरे धीरे निकलने वाले जहर से केमिकली ट्रीट किया गया होगा, जिसकी वजह से वे टुकड़े हर समय दर्द करते होंगे। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि उन मेटल के टुकड़ों में जहर खत्म हो जाएगा, या हम गंगईकोंडा चोलपुरम वापस जाकर बेहतर इक्विपमेंट से सर्जरी कर सकते हैं और उन बचे हुए टुकड़ों को निकाल सकते हैं। यही एकमात्र लंबे समय का सॉल्यूशन है। अभी के लिए उन्हें रोजाना जहर से लड़ते रहना होगा। उन्हें जो जड़ी बूटी दी गई है उससे उनका दर्द कम हो सकता है, पर अब भी जनरल को ज्यादा आराम करने की जरूरत है। उनका जनरल वापस आ गया था, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं। अब शाम होने को आई थी। विजन नरसिम्हन को धीरे से जगाता है। नरसिम्हन के पूछने पर वह उसे अब तक की सारी अपडेट देता है। उन्होंने अब्बासी हमले में 12 लोगों के साथ अंसार को भी खो दिया था। हाँ, अंसार अब नहीं रहा था। विजन नरसिम्हन से उनका कमांड वापस लेने की बात करता है, पर नरसिम्हन की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वह उनका एडवाइजर ही बने रहने का तय करता है। आज सूरज की किरणें बहुत तेज निकली हुई थी। आसमान में कोई बादल नहीं था। हवाएं तेज, ठंडी और नमी वाली थीं। वे अब बलूचिस्तान पहुंचने वाले थे। नरसिम्हन, विजन और अमल स्कूनर के डेक पर खड़े खड़े महाभारत और गांधार भूमि की बातें कर रहे थे। गांधार, जिसे तुर्की भाषा में राजधानी कंधार के नाम से जाना जाता था। नरसिम्हन उन्हें मूवेंधर के बारे में बताते हैं। दक्षिणी राजवंशों चोल, पांड्य और चेर के प्रमुखों को मूवेंधर यानी 3 राजा के नाम से जाना जाता था। तीनों राजवंशों के प्रतिनिधि इस नाव पर मौजूद थे।
नरसिम्हन चोल भूमि से, विजयन पांड्या की राजधानी मदुरै से और अमल सबरीमाला के चेरा पहाड़ी इलाकों से। ये राजवंश भगवान शिव की 3 आंखों को दिखाते हैं और हम अपने भगवान के अपमान का बदला लेने जा रहे हैं। भारतीय आ रहे हैं अपना बदला लेने। उनका स्कूनर ग्वादर पोर्ट पर डॉकिंग के करीब था। तभी अमल का सबसे छोटा भाई अल्ताफ अमल को एक तरफ ले जाता है और उससे कहता है कि अमल ने इस मिशन पर आए लोगों को ट्रेनिंग देकर अपना रोल निभा लिया। अब उनका काम पूरा हुआ, इसलिए अमल को भी उनके साथ वापस लौटना चाहिए। उनके पिताजी को उनकी जरूरत है। पर अमल मना कर देती है। वह कहती है कि वो यहाँ सिर्फ चोल और परमारों को ट्रेनिंग देने और गाइड करने नहीं आई। वो भी अब इस मिशन में हिस्सा लेना चाहती है। समय तय करेगा कि वो कोई अहम रोल निभाती है या नहीं, लेकिन वो तभी वापस जाएगी जब उस जालिम को वह सजा मिल जाएगी जिसका वह हकदार है। थोड़ी दूर खड़ा विजयन उनकी बातें सुन रहा था। वह पास जाकर अमल को वापस जाने की सलाह देता है, क्योंकि वे अब तक 2 खतरनाक मुठभेड़ कर चुके थे। मिशन में बहुत खतरा था, पर अमल नहीं मानती और विजन से कहती है, अगर मुझ पर मुसीबत आ जाए तो तुम तो मुझे बचा ही लोगे ना वालिद। जो सुनकर विजन कुछ कह नहीं पाता। अमल के दोनों भाई विजन को कहते हैं, मेरी आपा का ख्याल रखना। मेरे दोस्त नरसिम्हन ग्रुप के पास गए और आमिर को एक सीलबंद स्क्रॉल दिया, जिसे गंगैकोंडान तक पहुंचाने का आदेश दिया। विजन ने आमिर को याद दिलाते हुए कहा कि अपनी नाव ठीक 4 हफ्ते बाद ग्वादर वापस ले आना। अगर हम तब तक वापस नहीं आए तो हमें खोया हुआ समझना और तुरंत वापस चले जाना। फिर एक एक करके सभी चोला अवेंजर्स स्कूनर से नीचे उतर गए। उन्होंने जहाज के डेक पर खड़े व्यक्तियों को अलविदा किया और फिर पोर्ट पर चारों ओर देखने लगे। तभी पोर्ट के 3 अधिकारियों को तेजी से अपनी ओर आते देखा। नरसिम्हन ने सोमेश्वर को अपनी आंखों से चुपके से इशारा किया। वह आगे बढ़कर उन तीनों से मिलते हैं। पूछने पर बताते हैं कि मेरा नाम सलमान है। इकबाल और नसरुल्लाह मेरे असिस्टेंट है और यह वलीद है मेरा भतीजा और अमल उसकी पत्नी है। यह सुनकर अमल की धड़कनें तेज हो गई। उसने चुपके से विजन की ओर देखा और मुस्कुरा दी। सोमेश्वर कहता है कि वे लोग भारत से हाल ही में धर्म बदलकर आए हैं और मस्जिद की तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। यह सुनकर वह अधिकारी उन्हें जाने देते हैं, पर उनसे रिश्वत लेने के बाद सोमेश्वर भाड़े पर कुछ बैलगाड़ियां लेते हैं और पूरी चोला टाइगर्स की टीम अब शहर के दूसरे छोर पर जाने लगती है, सोमेश्वर के एक बहुत खास व्यापारी मित्र से मिलने के लिए। आज की कहानी बस यही तक। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सोमेश्वर का वो खास मित्र भरोसे के लायक होगा? क्या कौंसरी जहां सच में इस्माइल की मदद करेगी? और सबसे अहम सवाल कि उन गुलामों को आज़ाद करने में किसका हाथ होगा? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अभी इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक आप सभी खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।